गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 4 है। आज डेट 17 जुलाई है और दिन शुक्रवार है। तो बच्चों आज हम लोग हिंदी ग्रामर ही पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पिछले दिन हम कारक पढ़ रहे थे, आपको याद होगा बच्चों। कारक में हमने कारक की परिभाषा तथा कारक के भेदों के नाम और कुछ कारक के भेदों की परिभाषा को भी हमने आपको समझा दिया था। कारक के भेदों में हमने आपको सबसे पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर कर्म कारक और चौथा संप्रदान कारक। इन चारों कारकों के बारे में हमने पिछले दिन ही आपको अच्छे से समझा दिया था। शायद आप समझ भी गए होंगे इन चारों कारकों को। क्या है कर्ता कारक, क्या है कर्म कारक, क्या है कर्म कारक और क्या है संप्रदान कारक। तो चलिए अब हम अगले कारक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमारा पांचवा जो कारक का भेद है आपादान कारक से हम क्या समझते हैं। आइए देखते हैं अपने बुक में। यह है आपादान कारक। क्या है आपादान कारक? इंग्लिश में बोलते हैं एबलेटिव केस। क्या बोलते हैं? एबलेटिव केस। कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। देखिए क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम, चाहे कोई भी हो, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम। आपको तो पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम अब के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना समझा जाए, यानी दो वस्तुओं के बीच में दूरी हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, दूर होना समझा जाए, उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे कि आइए उदाहरण से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है पेड़ से फल गिरते हैं। देखिए पेड़ भी हमारा क्या है? संज्ञा है। आपको पता है पेड़ संज्ञा है और फल भी क्या है? संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना समझा है। तो आप देख रहे हैं कि पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल अलग हो रहे हैं तब तो गिरते हैं। जब तक पेड़ में फल लगे रहेंगे तब तक तो पेड़ फल नहीं गिरेंगे। तो पेड़ से फल गिरता है, तो यानी कि पेड़ से फल का अलग होना समझा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि पेड़ क्या है? आपादान कारक है। और हमने यह भी पढ़ा कि आपादान कारक का चिन्ह क्या है? से है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चिन्ह भी आपादान कारक का लगा हुआ है कि पेड़ से फल गिरता है। सॉरी। अब देखिए आगे एक और उदाहरण दिया गया है, बालक छत से गिर पड़ा। अब देखिए बालक जो है वह संज्ञा है, छत भी संज्ञा है। अब बालक कहाँ से गिरा? छत से गिर पड़ा। अब देखिए बालक कहाँ से अलग हुआ है? छत से अलग हुआ है तब तो नीचे गिरा है। तो अलग होने का बोध हो रहा है, तो जहाँ से अलग होने का बोध हो रहा है वो क्या हो गया? हमारा आपादान कारक। तो छत हमारा आपादान कारक और उसमें चिन्ह आपादान कारक का क्या चिन्ह है? से। तो ये लगा हुआ है। तो अब आप आपादान कारक तो समझ गए होंगे। आपादान कारक मतलब क्या कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना समझा जाए, जिस रूप में भी समझा जाए उसे हम आपादान कारक कहते हैं। चलिए ये हमारा पांचवा था। अब हम छठे कारक की तरफ चलते हैं। छठा है हमारा संबंध कारक। बच्चों नाम से ही है संबंध कारक। संबंध मतलब समझते होंगे आप, एक का दूसरे के साथ संबंध, एक व्यक्ति एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध। आप अपने संबंधी सबके बारे में जानते होंगे कि आपके कौन कौन से संबंधी हैं। तो संबंध कारक वही बतलाता है संबंध के बारे में। देखिए आपके परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। समझ गए? वही बात हमने जो बताया कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध दिखे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अब जिस रूप में भी दिखे, लेकिन हमें संबंध दिखना चाहिए किसका? एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ। हमारा व्यक्ति के साथ भी संबंध हो सकता है और वस्तु के साथ भी संबंध हो सकता है। ये बात तो आप समझते ही होंगे। हमने कहा कि सीता मेरी बहन है, तो सीता तो व्यक्ति है, तो उसके साथ मेरा संबंध है। और जब जैसे ही मैंने कहा कि ये मेरी कलम है, तो कलम तो वस्तु है, लेकिन इसके साथ भी मेरा क्या है? संबंध है। तो संबंध हमारा व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और वस्तु के साथ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए उदाहरण से दिया गया है, वह राहुल का खिलौना है। अब देखिए वह राहुल का खिलौना है, तो राहुल का क्या है? खिलौने के साथ संबंध है। राहुल व्यक्ति है और खिलौना तो वस्तु है, तो व्यक्ति का वस्तु के साथ संबंध आपको देखने को मिल रहा है कि राहुल का खिलौना यानी कि राहुल का खिलौने के साथ क्या है? संबंध है। ऐसे ही देखिए यह पायल की फ्रॉक है, तो
पायल की फ्रॉक है, यानी कि पायल तो व्यक्ति है और फ्रॉक क्या है, वस्तु है। तो व्यक्ति का वस्तु के साथ संबंध देखने को मिल रहा है कि पायल की फ्रॉक है, यानी कि पायल का फ्रॉक के साथ संबंध है। तो संबंध आप समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध जिस रूप में भी दिखे उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की। जैसे देखिए वह राहुल का, यहाँ पे लगा हुआ है का चिन्ह, संबंध को दिखा रहा है। राहुल क्या है, संबंध कारक है। यह पायल की फ्रॉक है, तो की क्या है, संबंध का चिन्ह है। पायल की फ्रॉक है, पायल संबंध कारक है। ऐसे देखिए रारे भी संबंध का चिन्ह है। जैसे देखिए वहाँ मेरा बेटा, रा, मेरे पिताजी, रे, और मेरी गेंद, री। रा, रे, री, काके की और रा, रे, री, ये 6 जो है किस चीज के चिन्ह है, संबंध कारक के चिन्ह है। तो संबंध कारक अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अधिकरण कारक की तरफ। क्या है, अधिकरण कारक। ये हमारा 7वां कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, एक बार देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान पर आधार आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो क्रिया का कोई ना कोई आधार होता है। आपको पता होगा जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का आधार क्या है कि हम रूम में पढ़ रहे होंगे, हम बेड पे पढ़ रहे होंगे, तो हमारा आधार क्या होगा, रूम होगा, बेड होगा। तो पढ़ने का आधार, हर क्रिया के करने का कोई ना कोई आधार होता है जहाँ पे क्रिया को संपन्न किया जाता है, क्रिया को खत्म किया जाता है। तो जो आधार होता है वही जो है अधिकरण कारक कहलाता है। आपकी परिभाषा में भी दिया गया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, यानी क्रिया जहाँ हो रहा है उसका स्थान या आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में पढ़ते हैं, क्रिया तो पढ़ना है लेकिन क्रिया का आधार क्या है, विद्यालय, क्योंकि पढ़ाई कहाँ संपन्न हो रही है, विद्यालय में हो रही है। तो विद्यालय हमारा अधिकरण कारक, क्योंकि क्रिया के स्थान या क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है, दिया गया है। तो फिर देखिए उदाहरण से भी यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है कि पुस्तक मेज पर है, यानी कि पुस्तक का आधार क्या है, पुस्तक रखा हुआ है कहाँ पे, मेज पर, तो आधार क्या है, मेज है। तो मेज क्या हो गया हमारा, अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक का चिन्ह 2 होते हैं, क्या क्या, में और पर। तो पर है अधिकरण कारक का चिन्ह। ऐसे ही जैसे देखिए दिया गया है अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो आपको पता है कपड़े कहाँ रखे हैं, अलमारी में, यानी कपड़े का रखने का आधार कहाँ है, अलमारी है। तो अलमारी हमारा अधिकरण कारक है और में हमारा अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण कारक आप समझ गए होंगे, जहां पर क्रिया की जा रही हो, यानी क्रिया का जो आधार हो, क्रिया का जो स्थान हो, वही हमारा अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक के 2 चिन्ह हैं, में और पर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे लास्ट है हमारा संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक। यानी दिया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसके व्यक्ति चिन्ह क्या है, हे, हो और अरे। देखिए संबोधन का मतलब ही होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी को आह्वान देना। ये सब संबंध कारक के संबोधन के अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। संबोधन यानी कि किसी को बुलाना, पुकारना। अब देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी को, अब संज्ञा के जिस भी रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए या बुलाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए हमने कहा हे मालिक, हे मालिक, हे ईश्वर, हे भगवान मुझ पर दया करो। तो हम भगवान को बुला रहे हैं, तो बुलाने का क्या रूप है, हे। तो हे हमारा संबोधन, हे हमारा संबोधन कारक का चिन्ह है और मालिक हमारे लिए संबोधक हो गए कि हम उनको संबोधन कर रहे हैं। अरे यह क्या हो गया, अरे इधर आओ, अरे यह काम करो, अरे पानी लाओ। ये अरे क्या हो गया, संबोधन का चिन्ह हो गया। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु, प्रभु को हम आह्वान बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो हे तो हमारा संबोधन कारक का चिन्ह है, लेकिन प्रभु हमारे लिए संबोधक है, संबोधन कारक है और हम उनको पूरा बुला रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। तो 8 कारक हमने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आप लोग का होमवर्क है कि आपको एक कारक की चिन्ह की तालिका बनाना है, जिसमें एक तरफ कारक के 8 भेदों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ उनके विभक्ति चिन्ह लिखने हैं। हमने 8 कारक के आपको चिन्ह भी बताए हैं, तो आपको चिन्ह लिखने हैं और साथ ही
उसके सभी चिन्हों के साथ साथ आगे में एक उदाहरण भी लिखने हैं। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको एक तालिका बनाना है। आपको क्या करना है कि आपको 3 लाइन अपने कॉपी को 3 भाग में बांटना है, 1 2 और 3, 1 2 3। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कारक के नाम लिखने हैं। हमने आपको बताया है कि कारक कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको उनके चिन्ह लिखने हैं। हमने आपको कारकीय चिन्ह बताए हैं, हर कारक के कौन से चिन्ह होते हैं, और उससे संबंधित एक क्या बोलते हैं वाक्य लिखने हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर। जैसे कि चलिए एक हम आपको बना के भी बता ही देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दिया कारक का सबसे पहला कारक कौन है, कर्ता कारक है। चलिए ये कर्ता कारक हो गया हमारा। कर्ता कारक किसका चिन्ह हमने अभी बताया था कि ने है, क्या है, ने है। और हम इससे एक अब वाक्य बनाते हैं। जैसे कि राम ने सीता को लाया। राम ने सीता को लाया। तो देखिए यहाँ पे राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि इसमें चिन्ह लगा हुआ है ने। ऐसे ही आप भी कारक के चिन्ह लिखेंगे, कारक लिखेंगे, कारक के चिन्ह लिखेंगे और एक वाक्य बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।